Talk show with Suman Binda. नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त सुमन बिंदल। आप देख रहे हैं टॉक शो विद सुमन बिंदल, जहां हम लाते हैं टॉप माइंड्स और उनकी सक्सेस स्टोरी। टॉक शो विद सुमन बिंदल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के विषय में। इसमें सीक्रेट क्या है जो एक्सपोर्ट के सिखाने वाले एक्सपर्ट लोग छुपा के रखते हैं, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। ये एपिसोड आपके लिए बहुत काम आने वाला है, इसको एंड तक देखिए, क्योंकि बीच में और एंड तक ऐसी ऐसी मैं आपको चीज़ें बताऊंगा इस बिज़नेस के विषय में जो आपकी लाइफ का गेम चेंजर सिद्ध होंगी। एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले मेरे इस चैनल को लाइक करिए, फॉलो करिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसके पीछे रीज़न पता क्या है कि जो नेक्स्ट आने वाली जो जितनी भी मेरी वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंचेंगी। आज हम आपको मिला रहे हैं आज के हमारे स्पेशल वेरी स्पेशल गेस्ट, जिनका इस लाइन में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की लाइन में 50 साल का एक्सपीरियंस है। हिंदुस्तान में ढूंढने को भी नहीं मिलेगा। ऐसी हस्ती हैं जो आपको एक एक चीज़ डिटेल में बताएंगे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या होता है। वेलकम अशोक गुप्ता जी। आज हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के विषय में बात करेंगे आपसे। आपकी जो 50 साल का एक्सपीरियंस है हम अपने दर्शकों के साथ शेयर करेंगे। इस कीमती समय जो आपने निकाला है उसके लिए मैं और मेरी जनता और मेरी सारी टॉक शो की टीम आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद करती है, जो कि आपने हमारे लिए हमारे इस शो में आने के लिए अपना कीमती समय निकाला। मैं भी आपका बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपके इस मशहूर शो में मुझे आने का मौका मिला। थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ने से पहले हम आपसे कुछ आपकी पर्सनल जर्नी, पर्सनल लाइफ के बारे में पूछेंगे। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आपकी जर्नी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की कैसे स्टार्ट हुई? क्या आपका खुद का ये प्लान था या किसी ने आपको पुश किया? बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात हो सकती है। मैं तो बहुत कॉमन फैमिली से था, लेकिन इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में मैं इंडिया में लोकल लेवल पे काम करता था। यस, एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स दोनों के लिए। बिल्कुल ठीक। तो मेरे मामा जी रहते थे जयपुर में, और जयपुर में एक माहौल था इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बहुत ज़बरदस्त। तो उन्होंने कहा कि अशोक, क्या हम नहीं कर सकते? और उनकी इस बात पर मैंने भी आगे बढ़ के कह दिया, क्यों नहीं कर सकते। और उन्होंने मुझे मैं कभी हवाई जहाज में नहीं बैठा था और पहली बार उन्होंने जर्मनी भेज दिया। वो भी कभी नहीं गए थे। ये मैं जहाँ तक समझता हूँ ये 1980 की बात है। ओके, मैं जहाँ तक थोड़ा बहुत सुनने में आया है कि जयपुर में तो आई थिंक ये ज्वेलरी नगनगीनों का मेरे ख्याल इनका, और बिजनेस मुझे है। उनके बारे में कुछ नहीं मालूम। अच्छा। बस सेलिंग मुझे आती थी। ओके। लेकिन उन्होंने कहा खरीद के हमने दिया है तो सही प्राइस पे खरीदा, आप इससे ऊपर का बेचो। मींस के कॉन्फिडेंस यही हुआ ना। बस। तो ऐसे मेरी शुरुआत जर्मनी से हुई। 5 साल मैंने जर्मनी में ऑफिस रखा, फिर 5 साल मैंने दुबई में रखा, और 25 साल मैंने अमेरिका में काम किया। वेरी गुड। और आज भी 5 कंट्रीज में हमारे ऑफिस हैं। इसका मतलब तो हम जो हमारी चॉइस है बिल्कुल सही है ना? यही हुआ। यस सर, आप मेरे को ये बताइए, जो आपकी ये 50 साल की जर्नी है और आज का ज़माना है, इनमें दोनों में क्या डिफरेंस क्या है? और साथ में ये भी, क्या पहले का ज़माना टफ था एंट्री का या आज का ज़माना टफ है इस एक्सपोर्ट की लाइन में? बिल्कुल बिंदल साहब, बहुत आपने एक ऐसी चीज़ पूछी है जो मेरा मन था। जो आजकल एआई का युग आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बिल्कुल ठीक है। हर चीज़ जो हम चाहते हैं टिक 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 मिल जाती है, फिंगर्स पे आ गई ना ये तो। और हमारे टाइम में अगर हमें ये मिला, पता चला यूक्रेन में ये चीज़ बिक रही है, ओके, तो यूक्रेन कहाँ है? उसके लिए हम
परेशान हो जाते थे। तो मैं एक एटलस, स्कूल की एटलस अपने साथ रखता था, उसमें ABCD करके यूक्रेन, कौन से पेज पर यूक्रेन है वहाँ देखना पड़ता था। एक एटलस में हमेशा कैरी करता था। आपके मुताबिक पुराना ज़माना 40 साल बहुत 50 साल tough था। पहले बहुत टफ था और आजकल का बिल्कुल इजी है। बहुत इजी है। आजकल तो आप मैं जहाँ तक समझता हूँ, जी बिल्कुल ये 5-7 साल 10 साल के बच्चे भी ये 1 सेकंड में निकाल के दे देते हैं कि बिल्कुल, ये सारे सब्जेक्ट की कहानी क्या है, इसका आंसर क्या है। बिल्कुल। यही उस हुआ। वक्त अगर पेरिस कहाँ है तो एटलस में देखना पड़ता। साधन भी नहीं होते थे, कोई साधन ही नहीं था, वो तो हम दिल्ली में रहते साधन हैं। भी नहीं थे, आप जैसी सोच भी किसी की नहीं थी। मुझे तो अचानक मैं इसमें पड़ गया। वही है ना। मन तो बहुत था करने का, लेकिन कहीं ब्रेक नहीं मिल रहा था, ओके। शुरुआत नहीं हो रही थी। जी अच्छा, एक और चीज़ जो मेरे मन में आता है, सर आप ये बताइए, इतनी लंबी जर्नी के पीछे, बचपन से लेके इतनी लंबी जर्नी के पीछे, आपके पीछे क्या फैमिली सपोर्ट था, या आपकी वाइफ का सपोर्ट रहा है, या आपके फ्रेंड्स का सपोर्ट रहा है, या किसी और का? बिल्कुल आपने सही कहा कि उन्हीं की हेल्प से, जैसे कि भेजने वाले मेरे मामा जी थे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। और मेरी फैमिली ने बहुत सफ़र किया है, मैं महीनों महीनों बाहर रहता था। मतलब आपके रिलेटिव्स का सपोर्ट रहा। हाँ, और मैं महीनों बाहर रहता था, तो मेरे बच्चे कभी ऐसा नहीं पापा आ जाओ, और मम्मी या उनकी मेरी वाइफ कह अच्छा, रही है। फैमिली के साथ मतलब रिलेटिव के साथ आपका फैमिली का सपोर्ट भी रहा। फैमिली का। और कई बार मैं जैसे ज्वेलरी का काम किया मैंने, तो मुझे डिजाइनों के बारे में नहीं मालूम था। ओके। तो वाइफ मेरे साथ जाके डिजाइन को छांटती थी। वैसे तो कहते हैं कि वाइफ की सपोर्ट के बिना कुछ होता नहीं है। बिल्कुल नहीं ये होता सही है, बात। बिल्कुल जी। मैंने आपके विषय में थोड़ा बहुत सुना है जी कि आपने वर्ल्ड वाइड बहुत ट्रैवल किया है। कितने का कंट्री में आपने ट्रैवल किया है, और आपने वहाँ कौन कौन से बिजनेस एक्सप्लोर किए हैं? बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। देखिए, शुरू में तो इतना शौक था, जब मैं पहली बार जर्मनी गया तो एक कंट्री में नॉर्वे गया, दूसरा कंट्री सिर्फ इसलिए गया कि वहाँ ठप्पा लग जाएगा। ओह, ठीक है। इतना शौक था। लेकिन अब जब 8-9 पासपोर्ट भर चुके हैं तो गिनती भी खत्म हो गई है कि कितने कितने कंट्रीज में हम गए। बड़ा शौक था। अफ्रीका नहीं गया था तो अफ्रीका जाने का मन था। मैं रशिया नहीं गया था तो मन करता था रशिया देख कर आएँ। तो ऐसे करके करके बस आज जापान के अलावा मैं सब कंट्रीज में हुआ वो क्यों छोड़ दिया? बस अब बिना काम कहीं घूमने कभी आज तक नहीं गए। और जो आप आइटम्स की बात कह रहे हैं, एक्सप्लोरेशन की, तो हर कंट्रीज़ की विशेषताएं हैं, हमारे देश की भी विशेषताएं हैं, पर वो मैचिंग करनी पड़ती है, किस कंट्री में क्या ज़रूरत है और हम क्या दे सकते हैं। वेरी, ये बिल्कुल मैट्रिमोनियल मैचिंग की तरह है। अच्छा अच्छा अच्छा। लड़के भी बहुत हैं, लड़कियां भी बहुत हैं, पर गया। एक से एक को ही मैच करना है। यही तो एक्सपर्टी है। बस बिजनेस मैन की, कोई भी बिजनेस है वर्ल्ड वाइड, जी ये बिजनेस मैन की कला है, एक्सपर्टी है, जो इस चीज़ को भाप लेता है कि मेरा क्लाइंट, मेरा कस्टमर कौन है और मैं क्या प्रोडक्ट बेच रहा हूँ। यदि उसने ये पहचान लिया तो इट मीन्स वो सक्सेस बिजनेसमैन है। एग्जैक्टली। ये तो होगी अशोक जी आपसे एक पर्सनल लाइफ के बारे में जी जो ब्रीफ में मैंने आपको पूछा, ये भी ज़रूरी है जी कि लोगों, जो भी मेरे दर्शक या मैं ही हूँ या जो भी देख रहे हैं हमारे को, उनमें कॉन्फिडेंस आए। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि बिना कॉन्फिडेंस या बिना अच्छे विचारों के साथ तो कोई कुछ कर नहीं सकता। जी अब हम मेन मुद्दे पे चलते हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, दोनों में क्या फ़र्क है? बिल्कुल। देखिए, जब हम भी नए थे तो हम ऐसा सोचते थे कि एक्सपोर्ट मतलब होता है अपने देश से बाहर माल भेजना। बिल्कुल, शाब्दिक मीनिंग है, और बाहर से अंदर वो इम्पोर्ट कहलाता है। वो बिल्कुल, इम्पोर्ट कहलाता बिल्कुल। है। पर जब हम करने चलते हैं हम सोचते हैं कौन सा बढ़िया रहेगा। तो एक्सपोर्ट में हमें लगता है हम अपना माल बाहर भेजें तो बहुत अच्छी बात है, पैसा डॉलर इंडिया में आएगा तो अच्छा लगता है। लेकिन मैं एक बात पे, ये पहले हमारे मन में भी ये था,
पर इंपोर्ट भी उतना ही आवश्यक है जितना एक्सपोर्ट है। बहुत सी चीज़ों की हमारे देश में शॉर्टेज है। डिपेंड करता है कि आपके पास क्या किस टाइप की वैरायटी है, वो एक्सपोर्ट के लायक है या वहां से मंगवाने के लायक बिल्कुल, है। यही हुआ। ये ऐसा थंब रूल नहीं कह सकते कि एक्सपोर्ट ही बढ़िया है कि इंपोर्ट बढ़िया। डिपेंड करता है कि आपकी जो वैरायटी है क्या है। यही हुआ। ये जो एक्सपोर्ट बिजनेस है जी, कितना सिंपल है, क्या ये हर आदमी कर सकता है? मेरे जैसा आदमी कर सकता है? आप तो ऑलरेडी कर चुके हैं। मेरी जिंदगी में जिसने एक्सपोर्ट नाम नहीं सुना तो कैसे कर लेगा? नहीं ऐसी बात। एक लेमैन जिसको हम बोलते हैं, जी। क्या वो कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं तो कहता हूँ जो लोग आईएएस के लिए कोशिश करते हैं वो टफ काम है। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करना बहुत आसान काम है। वेरी गुड। आपको बस बेसिक मालूम होने चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ना कि कौन सा डॉक्यूमेंट बनेगा और कौन सा इसी में लगे हुए सर्च करने में। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो बहुत आसान है। ओके, वेरी गुड। मतलब आपके हिसाब से हर बंदा जिसके मन में या माइंड में ये सोच है कि मेरे को एक्सपोर्ट करना है तो वो कर सकता है। चलो, एक्सपोर्ट तो हमने सोच लिया जी, पर उसकी फॉर्मेलिटीज़ क्या है? कौन कौन से लाइसेंस है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, गवर्नमेंट फॉर्मेलिटीज़ कौन कौन सी हैं, ये कैसे पता लगेगा? नंबर एक, क्या इसके करने के लिए कोई मिडलमैन भी मिलते हैं जो हमारी सारी फॉर्मेलिटी पूरी करें? क्योंकि लेमैन को तो कुछ पता ही नहीं, वो तो पैसा दे सकता है, ले सकता है। आप क्या कहते हैं? जी बिंदल साहब, इसमें देखिए थोड़ा मैं रिजर्वेशन करूँगा कि वैसे सरकार को काफ़ी हेल्प करनी चाहिए। डिपार्टमेंट सारे बनाए हुए हैं, हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, केमिकल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। बट मैं आपके इससे एक बात कहना चाहूँगा कि सब जगह गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं, नौकरीशाह। वो एक्चुअल इंपोर्ट या एक्सपोर्ट उन्होंने कभी नहीं किया, इसलिए वो एक लिमिटेड ही गाइड कर पाते हैं। आपके कहने का मतलब ये है कि हमारी देखो, जहाँ तक मेरे सुनने में आता है कि हमारी इंडिया गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट करती है एक्सपोर्ट के लिए। वो कहते हैं कि ये एक्सपोर्ट करो, हम आपके साथ है। कुछ चीज़ों पे सब्सिडी देती है, कुछ चीज़ों पे बेनिफिट्स देती है। तो फिर भी मतलब डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने के लिए मेरा ख्याल जहाँ तक है, एक मिडल मैन की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि एक तो उससे स्पीड बढ़ जाती है काम की, जल्दी हो जाता है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है मिडल मैन रखने में। बिल्कुल जी। क्या कहते हैं? हाँ, मिडिल मैन तो देखिए ये भी आउटसोर्स करना पड़ता है। आउटसोर्स ही होते हैं, पर आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि कौन मिडिल मैन सही है। वो तो आप जैसे लोगों से पूछ लेगा जी, जो भी करेगा जी। वो तो आप जैसे जो एक्सपर्ट लोग हैं आपसे चैट करके पूछ लेगा, फ़ोन करके पूछ लेगा। ये तो इन कामों में तो आप हमेशा हेल्पफुल है ही। नहीं, बिल्कुल। हाँ। जो जैसा आप कहेंगे। हाँ। तो मैं यही कहूँगा कि बेसिक कॉन्सेप्ट, कौन सा मिडिल मैन, सबसे बड़ी चीज़ है कौन सा प्रोडक्ट करें और किस कंट्री में करें, ये क्लियर हो जाना चाहिए। उसके बाद ये डॉक्यूमेंट वगैरह बहुत मामूली चीज़ है जिसमें आदमी खो जाता है। लोग डॉक्यूमेंट से घबराए रहते हैं। हाँ, यही ये बहुत आसान है। बड़ी यूट्यूब में इसमें बड़ी रहती है जी, एक्सपोर्ट में ये डॉक्यूमेंट, एक्सपोर्ट सीखो, ये सीखो, वो सीखो। आपका कहना है कि ये कुछ भी नहीं है, एक ये हवा बनाया हुआ है। बिल्कुल। एक्सपोर्ट करना यदि आपने ठान लिया तो 100% एक्सपोर्टर बनेंगे ही बनेंगे। गुप्ता जी, एक दो छोटी छोटी बातें और हैं। क्या इसके लिए क्वालिफ़िकेशन कितनी चाहिए? क्या क्वालिफाइड होना ज़रूरी है? दूसरा ये, क्या जो प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसका आपका मैन्युफैक्चर होना ज़रूरी है, खुद का बनाना ज़रूरी है, या मार्केट से लेके आप उसको ट्रेड भी कर सकते हैं? आपका इस विषय में क्या कहना है? बिंदल साहब, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है, क्योंकि कई बार लोग कहते हैं हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, तो हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, हमें लैंग्वेज नहीं आती, हमें अंग्रेजी नहीं आती।
ये ऐसी बातें दिमाग में रहती हैं, पर मैं यहाँ आपके प्लेटफॉर्म से बता देना चाहता हूँ, लैंग्वेज इज नॉट ए बैरियर एट ऑल। ओके, वेरी आपको गुड। चाइनीज नहीं आती, अंग्रेजी नहीं आती, उर्दू नहीं आती, वो चलेगा। बिजनेस की लैंग्वेज आनी चाहिए, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। बिल्कुल अनपढ़ आदमी भी बहुत अच्छा एक्सपोर्ट कर सकता है, और बहुत पढ़ा लिखा उसके यहाँ नौकरी करता है, वो उसके यहाँ मैनेजर बनता है। वो तो खैर बिल्कुल आपने सही बात कही है, बिल्कुल फैक्ट है। मैन्युफैक्चरिंग का आपने पूछा, हाँ, मैन्युफैक्चरिंग बिल्कुल आवश्यक नहीं है। मैन्युफैक्चरर कई बार अपने काम में इतना बिजी होता है कि वो एक्सपोर्ट या इंपोर्ट की तरफ ध्यान नहीं दे सकता। उसका प्रोडक्ट दूसरे लोग करके एक्सपोर्ट करते हैं, और उसको वो मर्चेंट एक्सपोर्टर कहलाते हैं। मर्चेंट एक्सपोर्टर कहलाते किसी का प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट करते हैं, वो मर्चेंट एक्सपोर्टर। वेरी गुड, वेरी ये रूल है कि मैन्युफैक्चरर होना आवश्यक नहीं। जरूरी नहीं। नहीं। ठीक। गुप्ता जी, आप तो इस लाइन के बड़े माहिर हैं, मेरे को एक और चीज़ बताइए। आजकल ग्लोबली इंटरनेशनल मार्केट में इंडिया से जाने वाली कौन सी ऐसी 2-4-5 चीज़ें बताइए जिनकी डिमांड आउट ऑफ इंडिया बहुत है। कुछ 2-4-5 चीज़ें, वैसे तो बहुत होंगी। हाँ, बहुत है, हाँ, सैकड़ों। वैसे तो बहुत होंगी, फिर भी जो लगता है कि भी इनके बिना दूसरी कंट्रियों का भी गुजारा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो पहली चीज़ तो मैं कहूँगा बिंदल साहब, वही चीज़ है जो आप बनाते हैं, डायमंड ज्वेलरी। और डायमंड्स सबसे ज़्यादा आज की तारीख में उसी का एक्सपोर्ट है। अच्छा। लेकिन वो हर एक के बस की नहीं है करना, क्योंकि उसमें बहुत पैसा लगता है। तो मैं ये कहूँगा सेकंड नंबर पे जैसे गारमेंट्स हैं, जो कॉटन गारमेंट्स हैं, वो इंडिया में कॉटन पैदा होता है, इसलिए बहुत पैदा होता है, बहुत। एवरीथिंग फ्रॉम कॉटन। और यहाँ लेबर भी सस्ती लेबर सस्ती है, इसलिए कॉटन के। और हैंडीक्राफ्ट, यहाँ इतना हैंडीक्राफ्ट बनता है, कारीगर इतने माहिर हैं, हजारों साल से आपने देखा मंदिरों में कैसी मूर्तियां बिल्कुल बनी बिल्कुल, होती हैं। कोई डाउट ही नहीं है, तो इंडिया की इस लाइन का तो कोई डाउट ही नहीं। और फार्मास्यूटिकल सब जो दवाइयाँ हैं सबसे सस्ती इंडिया में बनती हैं। सही कह रहे हैं, सही। पूरे वर्ल्ड में अभी कोरोना जब आया था, इंडिया ने ही सारे वर्ल्ड को सपोर्ट किया बिल्कुल था। ठीक कह रहे हैं। और ईटेबल्स में बहुत सी सब्जियां ऐसी हैं जो केवल इंडिया में पैदा होती हैं, तो एक्सपोर्ट के लिए ये कुछ प्रोडक्ट्स बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। ओके। गुप्ता जी का कहना है कि वैसे तो सैकड़ों चीज़ें हैं एक्सपोर्ट के लिए, बहुत सैकड़ों क्या हज़ारों भी होंगी। इनमें जो 2-4-5 चीज़ें हैं जिसमें हम कहते हैं ज्वेलरी, उसके बाद नंबर आ जाता है क्लोथ्स, एप्रल्स, तीसरे आता है हैंडीक्राफ्ट, ईटेबल आइटम्स, और जहाँ गारमेंट्स हो गया। और जहाँ तक मैं समझता हूँ गुप्ता जी, क्या मैं यहाँ सही हूँ या गलत मेरे को नहीं पता, सुनी सुनाई बात है, क्या यहाँ से राइस भी इंडिया से बहुत एक्सपोर्ट होता है? मैं अब देखिए, आपने कहा कम तो मैं भूल गया। इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड को राइस सप्लाई करता है। इंडिया इज द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस। मैंने ये सुना है, बाकी आपसे क्लैरिटी हो गई। बिल्कुल। आप कह रहे हैं सुना है, पर आप जानते हैं, पर आप ऑडियंस के लिए नहीं। क्या है, देखो ऐसे है, आप इस लाइन के एक्सपर्ट हैं, आपकी इस लाइन की 100% नॉलेज है। हम जैसे लेमैन को नॉलेज होती है उड़ती उड़ती, जिसको कहते हैं ना, वो गलत भी हो सकती, ठीक भी हो सकती। आपके मुंह से हम बुलवाएंगे तो 100% सही होगी। बस बुलवा रहे हैं, पता। हाँ। आप भी इतना बिजनेस कोच है, आपको सब मालूम है। नहीं, फिर भी हम लोग देखो बिजनेस कोच हैं, पर फिर भी एक लाइन की एक्सपर्टी होती है। जी जी, बहुत आपने बहुत ही अच्छा ये जो राइस का बताया। हाँ जी। ये मैं भूल गया था। राइस इज ए वेरी गुड प्रोडक्ट। अच्छा, राइस का नाम आया। हाँ जी। फिर एक और भी चीज़ मैंने सुनी है जी, कि इंडिया का जो मैक्सिमम राइस है जी ईरान को एक्सपोर्ट होता है। ठीक है, बिल्कुल। अब ईरान यूएस इजराइल की वॉर चल रही है। ओके। तो मैं ओवरली आपसे पूछ रहा हूँ, क्या इंडिया को एक्सपोर्ट करना या इंपोर्ट करना अब थोड़ा सा मुश्किल नहीं हो जाएगा? बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। ये वॉर का असर तो पड़ता है, लेकिन आप देखिए जो वॉर है गल्फ एरिया में चल रही है,
और जो आपने प्रोडक्ट का नाम लिया, ईटेबल्स को कोई सरकार रोकती नहीं है। फिर भी फर्क तो पड़ता होगा जी। फर्क पड़ेगा। लेकिन ये टाइमली है, ये कोई जिंदगी भर चलने वाली नहीं है, और खाने पीने की चीज तो आदमी को चाहिए, तो ये सरकारें रास्ता निकाल लेती हैं। लड़ते हुए भी रास्ता निकाल लेती है कि वहाँ खाने पीने की कमी ना हो। उनको स्पेशल परमिशन दे दी जाती है। फार्मास्यूटिकल्स, दवाइयाँ और ईटेबल आइटम जो है एक्सेप्शन होती हैं, तो ये चलता है। और पूरा देश भी तो गल्फ में 30-40% हमारा बिजनेस होता है, 60% अदर कंट्रीज भी हैं, तो इसका टाइमली इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन लॉन्ग रन नहीं पड़ेगा। अशोक जी का कहने का मतलब ये है कि जो वॉर का इफ़ेक्ट है दैट इज़ टेम्परेरी, परमानेंट नहीं है। ये जो टेम्परेरी टाइम होते हैं, महीना 22 महीना के, वो चलते रहते हैं। ये एक प्रोसेस है, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, इसको हम मेन पॉइंट नहीं लेते। अच्छा, एक ये जो बात है एक्सपोर्ट की, ये तो हमने कर ली कि मैं एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, बड़ा इजी है, गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, मिडल मैन है, सब कुछ है, मान लिया। पर इसके जो बायर हैं वो ढूंढेंगे कहाँ से? बिल्कुल, ये बड़ा मेन क्वेश्चन है। मैं कोई प्रोडक्ट बनाता हूँ, कुछ भी बनाता हूँ, मेरे पास बहुत है, बड़ी अच्छी क्वालिटी है, बहुत क्वांटिटी में है, मैं बाहर भेजना चाहता हूँ, पर ख़रीदने वाला कौन है ये मेरे को कैसे पता लगेगा? और कौन सी कंट्री में जाएगा ये कैसे पता लगेगा? बिंदल साहब, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हम कई बार क्या सोचते हैं, बस हमें बायर का पता लग जाए फिर तो हम धुआं उठा देंगे। लेकिन जब तक आपको बिजनेस की नॉलेज नहीं है, बिजनेस की बात करना नहीं आता है, अगर वो रियल बायर हुआ तो आपसे बात ही नहीं करेगा। इस पर भूल जाते हैं कि हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट की एक बेसिक जानकारी होनी चाहिए बायर से बात करने से पहले। और बायर कहाँ मिलेगा, मैं आपके मशहूर प्लेटफॉर्म से बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे पोर्टल्स बने हुए हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेता, फिर भी ये कोई एक दो चार, ये इंडिया, ये वो, और ये बाबा, और ये अच्छा, वो। ठीक 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 ठीक, ओके। लेकिन मैं किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं ले रहा हूँ। गूगल पे जाएंगे तो मिल जाएंगे, सारे पोर्टल मिल जाएंगे। लेकिन आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ बिंदल साहब, कि जो सीरियस आदमी है वो इन पोर्टल पे नहीं होते हैं। एक्चुअल आदमी, मिलियन लोग हमारे रजिस्टर्ड हैं, इन पोर्टल्स पे एक सीरियस आदमी क्या करेगा जाकर? जो इंपोर्टर है, क्या उसके पास ऑलरेडी माल की कमी है कि वो अपने को रजिस्टर करेगा? इसका वो तरीका नहीं है, इसके लिए अलग से तरीके होते हैं। जो कुछ एक का तरीका तो बताओ ना। जैसे इंडिया का जो कस्टम हाउस है, हाँ जी, वो रिपोर्ट पब्लिश करता है। ओके। फ्रीक्वेंटली, पहले तो छप के आती थी, 1 साल पुरानी रिपोर्ट आती थी, 2 साल पुरानी, हम खरीदते थे, बहुत महंगी मिलती थी। अब ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है, हो गया। वो ज़्यादा बेटर हैं बजाय इन पोर्टल्स के। पोर्टल्स में स्कैमर भरे हुए हैं। ओके। और मैं आपके प्लेटफॉर्म से एक और बात बता देना चाहता हूँ कि जो स्कैमर्स हैं उनसे बच के रहना चाहिए। काम इतना ज़्यादा हो रहा है, स्कैमर्स बहुत थोड़े से हैं, लेकिन आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि असली आदमी उनमें नहीं है, असली आदमी कहीं अलग है। समझ गया, बिल्कुल। और अच्छा, ये एक और बताइए मेरे को कि माल भेजने की, मेरा प्रोडक्ट है, गुड्स है, उसको भेजने की प्रक्रिया क्या है? क्या ये शिप से जाएगा? क्या ये बाय एयर जाएगा? क्या ये कोरियर जाएगा? क्या इसके अलावा कोई और भी साधन है? माल कैसे जाता है? बिंदल साहब, 3 ही साधन है, हवा और भूमि और पानी। तो जो पानी का है वो सबसे सस्ता पड़ता है, जो क्योंकि बाय शिप हर चीज़, और वो बड़े वजन वाली चीज़ें जा सकती हैं। बहुत महंगी चीज़ें हैं या जिनका जाना बहुत ज़रूरी है, जल्दी जाना जरूरी है, वो बाय एयर जाती है, वो बाय एयर जाती हैं। और हमारे नज़दीक के जो कंट्रीज़ हैं वहाँ बाई लॉरी भी सामान जाता है। अभी पाकिस्तान से काम नहीं हो रहा है, डिपेंड करता है कि माल कहाँ जाना है। मान लो बांग्लादेश जाना है, श्रीलंका जाना है, तो बाय रोड भी चला बिल्कुल जाता है। चलो, कई दफ़ा मैं सुनता रहता हूँ, ये आप क्लियर करेंगे कि एक्सपोर्ट में कुछ रिस्क ज़्यादा रहता है।
किस टाइप का जो आदमी भेजने वाला एक्सपोर्टर क्या गलती करता है जो वो रिस्क में फंस जाता है? रिस्क से बचने के लिए उसको क्या करना चाहिए? इसके विषय में थोड़ा सा बताइए। बिंदल साहब, ये जो किताबों में नहीं सिखाया जाता, यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाया जाता, वहाँ बताते हैं इतने मोड ऑफ पेमेंट होते हैं, पर आप ये मान के चलिए हम लोग बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं। खरीदने वाला अमेरिका से है, जापान तो बहुत ही बढ़िया देश है, बहुत क्लीन देश है, तो एक्सपोर्टर का ठप्पा जल्दी लगवाना चाहते हैं, यही हो गया तो ना? हम अपनी एंजाइटी को दिखा के हम उधार दे देते हैं। ओ, सबसे बड़ा रिस्क है उधार देना, जो अनजान आदमी को। ठीक है। और लोग एलसी जानते नहीं है, लेटर ऑफ क्रेडिट। ठीक है। कहते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट आ गया, बस अब तो हम दे ही देंगे माल। लेटर ऑफ क्रेडिट सबसे खतरनाक तरीका है अपने को फंसाने का। वो कैंसिल भी हो जाता है। बिल्कुल, उसमें सारे कुछ हो सकते हैं। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि पेमेंट सिस्टम आपका ऐसा होना चाहिए कि जिससे रिस्क नहीं, बाकी एवरीथिंग इज ओके। अगर वहाँ का जो बायर है उसको चेक करना चाहिए पहले कि वो खरीदार जेन्युइन है या नहीं है, उसके प्रॉपर तरीके होते हैं, उससे वो चेक हो जाता है। ओके, आपके कहने का मतलब ये है कि एक्सपोर्ट करते समय आप जो आपका खरीदार बायर है उससे पेमेंट या तो पहले एडवांस मंगवाइए, या कोई आपका जानकार है, भरोसे वाला है, रिलेशन में है, बिल्कुल, तब आप माल दीजिए। बाकी के जो दूसरे फंडे हैं वो आपके लिए रिस्की हो सकते हैं। इन चीज़ों को बड़े ध्यान से आप करिए। अशोक जी, एक बहुत गहरा सा सवाल है, ऑनेस्टी बताइए जी। क्या एक्सपोर्ट का बिजनेस प्रॉफिटेबल है, या ऐसे लोग कहते रहते हैं? देखिए, हम भी पहले ऐसा ही समझते थे। मैं जयपुर में रहता था, जो कोई किसी के यहाँ नई गाड़ी आ गई, नया मकान ले लिया, क्या करता है? एक्सपोर्ट करता है। तो हम भी बड़े उत्साहित हो जाते थे, भाई अगर जिंदगी में कोई काम करना है तो एक्सपोर्ट का करना है। तो ये क्यों प्रॉफिटेबल है? लोकल काम भी बहुत अच्छे हैं। ये प्रॉफिटेबल इसलिए है कि इसमें क्वांटिटी एक साथ ज़्यादा चली जाती है। Yes. अगर हम कोई मेन्यू बना रहे हैं, कोई गारमेंट बना रहे हैं, तो कितना बनाएंगे? 10 दर्जन, 50 दर्जन, 100 दर्जन। बाहर का ऑर्डर मिलेगा पूरे कंटेनर का मिलेगा, एक कंटेनर, 2 कंटेनर। इसलिए क्वांटिटी बढ़ने से इसमें प्रॉफिट ज़्यादा है। और नेचुरली कि डिफरेंस बहुत ज़्यादा है तो कंपटीशन कम है। कंपटीशन नहीं है ऐसा नहीं, हर बंदा एक्सपोर्ट नहीं कर पाता। हाँ, इसलिए कंपटीशन तो है लेकिन अपेक्षाकृत कम है। तो इसलिए ये कहा जा सकता है कि एक्सपोर्ट में प्रॉफिट अच्छा है। वेरी गुड, ये बात आपने क्लियर की है कि एक्सपोर्ट में प्रॉफिट है यदि उसको एक प्रॉपर वे से किया जाए। एग्जैक्टली। इससे रिलेटेड मैं आपसे क्वेश्चन पहले भी पूछ चुका हूँ, क्या एक्सपोर्ट इंडस्ट्री आने वाले टाइम में क्या बूम पे रहेगी? बिल्कुल बिंदल साहब, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी बढ़ी है, गांव-गांव में बैठा हुआ आदमी भी ऐसा ही है जैसे वो बड़े शहर में इंटरनेट सब जगह आ गया है। तो लोगों की एक्सेसिबिलिटी ज़्यादा बढ़ गई है, तो नेचुरली बढ़ेगा, क्योंकि बाहर के लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा आउटसोर्स करते हैं चीज़ को। क्योंकि वहाँ मैंने देखा ज़्यादातर वहाँ लेबर बहुत महंगी है, हर खर्चे बहुत महंगे हैं। इंडिया उनके मुकाबले सस्ता है, बहुत सस्ता है, इसलिए इंडिया को ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं, क्योंकि यहाँ से जो माल जाता है सस्ते में जाता है और वो अपने प्राइस पे बेचते हैं। बिल्कुल, तो ये बूम करेगी, इसमें दो राय नहीं। कुछ लोग, मेरे जैसे लोग यूट्यूब, गूगल, इंस्टाग्राम पे एक्सपोर्ट सीख लेते हैं। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। आपके हिसाब से क्या ये ठीक है या रिस्की है? ये ऐसा ही है बिंदल साहब जो आपने पूछा, कि हम कुंजियों से पढ़ के पास होना चाहते हैं। हम बुक को नहीं पढ़ते हैं, एनसीईआरटी को नहीं पढ़ते हैं, टेक्स्ट बुक को नहीं पढ़ते हैं। हमें प्रॉपर उसको सीख कर ही करना चाहिए। इनसे आइडियाज़ मिलते हैं, लेकिन अगर हमारे पास
100% आप इसके भरोसे नहीं रह सकते, यही पर हुआ ना। मजबूरी ये है कि कोई सिखाने वाला नहीं है। पूरे सोशल मीडिया पे, हम भी सोशल मीडिया पर हैं, हमने देखा एक भी, सारे यूट्यूबर्स हैं, कोई सिखाने वाला नहीं है। एग्जैक्ट जो खुद बिजनेस करता हो वो किसी को क्यों सिखाएगा। एक सिर्फ हम लोगों का ऐसा दिमाग खराब है कि हम खुद भी करते हैं और सिखाते भी हैं। चलो इसी लाइन से एक पॉइंट निकल के आया मेरे माइंड में। वो पॉइंट क्या है, जी हमारे इस चैनल के बिहाफ पे जी यदि कोई आपसे टाई अप करता है एक्सपोर्ट के विषय में, जी जी कुछ जानना चाहता है, कुछ पूछना चाहता है, तो हमारे जो दर्शक होंगे तो क्या उनके लिए बेनिफिट रहेगा आपके थ्रू? बिल्कुल बिंदल साहब, आपने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया है, मौका दिया है, तो हम इसका ज़रूर से अच्छा इसका वो करेंगे। जो भी आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू हमारे पास आएगा और सुमन बिंदल शो का नाम लेगा, हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये बात सुन के मज़ा आ गया अशोक जी, मज़ा आ गया। ये हमारा कर्तव्य है, आपने हमें प्लेटफॉर्म दिया है तो हम उसका मुआवजा देंगे। थैंक यू। यदि कोई बिजनेसमैन थोड़ा सा काम करने वाला इसी एक्सपोर्ट की लाइन में जी मिलियंस बिलियंस पैसा कमाना चाहता है, तो उसको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और किन किन चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए जिससे वो अपने मुकाम तक पहुँचे? बिल्कुल बिंदु साहब, सबसे पहली बात तो व्यापारी होने के नाते, आप भी व्यापारी हैं, हम भी व्यापारी हैं, ये कह सकते हैं कि अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलना चाहिए। एंग्जाइटी में किसी को उधार देना ये नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और सबसे बड़ी चीज़ है उसको चेक करना, जिस आदमी को आप दे रहे हो खाली उसकी यूट्यूब और या वो देख कर नहीं काम करना है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इससे हमें लाखों रुपया या करोड़ों रुपया मिलेगा, तो आप 1 लाख रुपया खर्च करके वहाँ जाकर देख सकते हैं कि वो सही है कि नहीं। लोग ये रिस्क नहीं लेना चाहते, लोग कहते हैं घर में बैठे बैठे ही काम हो जाए। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, अदरवाइज इसमें मिलियंस और बिलियंस कमाने में कोई दिक्कत नहीं है। आपके कहने का मतलब है कि यदि आपको लाखों करोड़ों अरबों रुपए कमाना है तो ऐसा नहीं कमाया जा सकता। उसके लिए सही क्लाइंट का होना बहुत ज़रूरी है। और सही क्लाइंट कहाँ से मिलेंगे? उस क्लाइंट को आपको डीप में जाके देखना है कि वाकई ही ये सही है या फ्रॉड है। कुछ कमाने के लिए, एक कहावत है, कमाने के लिए कुछ खर्च भी करना पड़ता है। ये बिल्कुल सही कहावत है। लोग खर्च तो करना नहीं चाहते, वो कहते हैं कि मेरे पास आता ही जाए। इस चीज़ से तो खैर मैं भी सहमत नहीं हूँ। हल्का फुल्का रिस्क, इसको हम लोग खर्चना नहीं कहते, इसको हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। क्या ठीक है जी? कच्चे लालच से बचना चाहिए। कच्चे लालच से बचना चाहिए। आप अपना करोड़ों अरबों रुपए डुबाने से पहले 10, 20, 50 हज़ार रुपया उसके ऊपर खर्च करना ज़्यादा बेहतर है। यही बात है। बिल्कुल बिल्कुल यही बात। अब हम इस राउंड की समाप्ति की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि मेन जो क्वेश्चंस हैं हमने अपनी जनता के साथ जो है शेयर किए हैं जी। आपने बहुत अच्छे तरीके से हमारे दर्शकों को बताया। एक और चीज़ है जी, क्या हम माल बाहर भेजते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, उसके ऊपर क्या कस्टमर को सेलर को जीएसटी देना पड़ता है गवर्नमेंट को, इंडिया गवर्नमेंट को? और दूसरा, हमने माल भेज दिया, बाहर से पैसा भी आ गया, उसकी इनकम के ऊपर क्या इनकम टैक्स भी गवर्नमेंट हमारे से लेती है, इंडिया गवर्नमेंट? बिल्कुल। इसके ऊपर जरा आप थोड़ा सा ब्रीफली बताइए। तो बिंदल साहब, आपने 2 चीज़ें पूछी हैं, एक जीएसटी और एक इनकम टैक्स। यस। जीएसटी का ये है कि अगर हमने पहले कुछ खरीद रहे हैं, उस पर जीएसटी लगा हुआ है, लेकिन हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो चूंकि बाहर जा रही है चीज़, वो जीएसटी या तो पहले से ही आप एफिडेविट देकर उसको रोक सकते हैं कि आप जीएसटी ना दें। जीएसटी डिपार्टमेंट से एक आई थिंक लेटर लेना पड़ता है। लेटर लेना। यस।
तो जीएसटी शायद नहीं देना लगे, पड़ता। लेकिन आप पहले दे चुके हैं छोटे छोटे जीएसटी जो आपके लगे हुए हैं, तो उसको फिर वापस आपको मिल जाता है, रिक्लेम हो जाता है। ओके, आपके कहने का मतलब ये है कि यदि आप उस आइटम के ऊपर जीएसटी पे करते हैं तो आपको गवर्नमेंट वो रिफंड कर देती है। बिल्कुल, जीएसटी का कोई हमें, और इनकम टैक्स का इनकम टैक्स एक जमाना था जबकि एक्सपोर्ट के लिए इनकम फ्री टैक्स होता फ्री था, बिल्कुल, लेकिन अभी काफी टाइम से इनकम टैक्स फ्री नहीं है नहीं है जी। पर वैसे बहुत इनकम होती है तो टैक्स वो तो चलो बचाने की एक क्या अलग चीज जरूरत है, वो तो इस एक्सपोर्ट के विषय में हाँ जी, अशोक जी का कहना है कि जीएसटी नहीं देना पड़ता, जीएसटी यदि आप देते हैं तो वो रिफंड हो जाएगा, और इनकम टैक्स आपको जो भी आपकी इनकम होती है एक्सपोर्ट के थ्रू वो इनकम टैक्स आपको पे करना पड़ेगा, बिल्कुल जो इंडिया गवर्नमेंट की स्लैब है जी, यही। उसी हिसाब से। ओके, अब हम बढ़ते हैं हमारा रैपिड फायर राउंड, जिसमें हम हमारे देश के महान एक्सपर्ट अशोक गुप्ता जी, जिनका 50 साल का एक्सपीरियंस है, उनसे हम छोटे छोटे 10 क्वेश्चन यस नो में या ब्रीफ में पूछेंगे, जो कि आपके बहुत काम आने वाले हैं। क्या इंडिया में अशोक जी एक्सपोर्ट का फ्यूचर जो है ब्राइट है या नहीं? बिल्कुल ब्राइट है, मैं तो ये कहूँगा बिल्कुल ब्राइट है। बाकी जो बिगनर्स हैं क्या एक्सपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं या नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं, हर आदमी बिगनर ही होता है कभी ना कभी। ओके, ऐसा नहीं है कि उसके खानदानी चल रहा होगा तो ही कर सकते हैं। नंबर 3 मेरा क्वेश्चन, क्या 1,50,000 रुपये जिसके पास है वो भी एक्सपोर्ट कर सकता है? मैं तो कहता हूँ बिना पैसे भी एक्सपोर्ट किया जा सकता है, मर्चेंट एक्सपोर्टर बन के। ओके, मतलब माल पीछे से उधार लिया, हाँ, आगे दिया, आगे एक्सपोर्ट किया, वहां से पैसा है उसका चुका दिया। एग्जैक्टली यही। ओके, कुछ छोटी मोटी ट्रेनिंग के बिना यदि बंदा कहता है कि मेरी ट्रेनिंग ली ही नहीं या लेना ही नहीं चाहता, क्या वो एक्सपोर्ट में प्रॉपर कर लेगा? वो ट्रेनिंग के बगैर तो करना नहीं चाहिए, पर मुश्किल ये है कि ट्रेनिंग देने वाला कोई नहीं है। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। ओके, सिर्फ थ्योरेटिकल प्राइवेट या प्राइवेट कुछ Theoretical। इंस्टीट्यूट हैं जो जी। इस लाइन में लैंग्वेज की जो प्रॉब्लम है एक्सपोर्टर को सामने आती है? बिल्कुल नहीं, जैसे मैंने पहले भी बताया, बिजनेस लैंग्वेज आनी चाहिए। चाइनीज, अमेरिकन, ये फॉरेन लैंग्वेज से कोई मतलब उससे नहीं, कोई फर्क नहीं। यस। क्या एक्सपोर्टर को गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट कुछ सपोर्ट करती है? सपोर्ट करती है तो वो कैसे सपोर्ट करती है? देखिए, ये तो नहीं कहेंगे सपोर्ट नहीं करती है, गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, और कहीं कुछ कमी रह जाती है, कहीं कुछ खास हो जाता है, लेकिन सपोर्ट तो करती है। सपोर्ट करती है। एक होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस, जी जो मेरी छोटी सी नॉलेज में है। जी जी। क्या एक्सपोर्ट करने के लिए वो लेना पड़ता है गवर्नमेंट से? बिंदु साहब, वो पहले लाइसेंस बोलते थे, आजकल कोड नंबर बोलते हैं। ओके, केवल एक रजिस्ट्रेशन मात्र होता है, 200-250 रुपये में मिल जाता है, अच्छा जी। और लोग घबराए रहते हैं, पर वो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए जब तक आप करना ना चाहें। अच्छा, मतलब जब करें तब लेना तभी पड़ेगा, लें, उससे पहले ना लें। ओके, ठीक। कुछ लोग बड़े बिजी रहते हैं, क्या ये पार्ट टाइम बिजनेस भी हो सकता है? बिल्कुल, शुरू में हो सकता है, जब तक आप बड़े लेवल पे ना हो जाए तब तक पार्ट टाइम कर सकते हैं। ओके, आपके कहने का मतलब है स्टार्ट कर सकते हैं जब आपका लेवल काम करने का जी। छोटा हो, जब आप बड़े लेवल पे होगे तो आपको ये मेन बिजनेस ही बनाना पड़ेगा। जी, यही हुआ। बिल्कुल। और क्या इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कोई यहाँ इंडिया गवर्नमेंट में कोई रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है? रजिस्ट्रेशन के नाम पर बस आईसी कोड नंबर है, और आप प्रोप्राइटरशिप से भी कर सकते हैं, पार्टनरशिप से भी, कंपनी बनाकर भी कर मतलब सकते हैं। कंपनी बनानी पड़ेगी? प्रोप्राइटरशिप को क्या कहेंगे? प्रोप्राइटर वो भी एक रजिस्ट्रेशन तो होगी ना बस गवर्नमेंट की, उतना ही, बस एक चाहे बैंक प्रोप्राइटर है चाहे एलएलपी, बैंक अकाउंट इज एनफ। ओके, कहने का मतलब ये है कि एक कोई भी, चाहे प्राइवेट फर्म हो चाहे लिमिटेड फर्म हो, एलएलपी हो, प्राइवेट लिमिटेड हो, फर्म आपको बनानी पड़ेगी। यही हमारा रैपिड फायर राउंड ख़त्म होता है।
अशोक जी ने अपने 50 साल के एक्सपीरियंस के साथ बड़े अच्छे लफ्ज़ों में ए टू जेड एक्सपोर्ट के विषय में आपको बड़ी सिंपल भाषा में समझाया। उनके लिए मैं अशोक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपका भी आपके इस एपिसोड के थ्रू हमारे लाखों दर्शक इसको देख रहे हैं। बिल्कुल। बहुत लोगों ने इस आपकी जो सरल भाषा में आपने सिखाया, उसके थ्रू उन्होंने एक्सपोर्ट के विषय में जाना जी। और आपके थ्रू बहुत सारे लोगों का बेड़ा पार हो जाएगा। बहुत सारी दुनिया के थ्रू होगा। बहुत सारी दुनिया आपके सिखाए हुए ये जो एक्सपोर्ट का जो विषय सिखाया है, इसके ऊपर चल के लाखों लोग ग्रो कर जाएंगे। मैं भी मानता हूँ और ऊपर वाले के ऊपर विश्वास है मेरे को कि 100% ग्रो करेंगे। अशोक जी, ये एक स्मृति चिन्ह जो हमारी तरफ से, हमारी टॉक शो विद सुमन बिंदल की पूरी टीम से एक स्मृति चिन्ह आपको प्लीज़ आप स्वीकार करिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बहुत खूबसूरत, धन्यवाद। थैंक यू अशोक जी। अब चॉइस आपकी, आपको लोकल में कमाना है या ग्लोबल में डॉलर के साथ खेलना है। मैं हूं सुमन बिंदल, टॉक शो विद सुमन बिंदल, जहां बातें नहीं मौके मिलते हैं। धन्यवाद।